हमने इससे पूर्व दो अवस्थाओं की चर्चा कर ली थी विद्यार्थियों, संवेदी पेशी अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इनकी चर्चा होगी। अब तीसरी जो अवस्था आती है, तीसरी अवस्था जो है वो अवस्था कौन सी है? तीसरी अवस्था जो है स्थूल, तीसरी अवस्था का नाम है स्थूल संक्रियात्मक ठोस संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, यह हम ध्यान रखें। स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट, CONCRET, कॉन्क्रीट ऑपरेशन, यह हमें ध्यान रखना है। ठीक है। इससे पूर्व की जो अवस्था संवेदी पेशी अवस्था, जन्म से 2 वर्ष, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष, उसमें भी अपन ने पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था 2 से 4 और अंतरदर्शी या अंतर प्रज्ञान अवस्था 4 से 7 वर्ष के बारे में संपूर्ण रूप से अध्ययन किया था। उसी में जैसे अंतर प्रज्ञान अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है उसका हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग, प्रश्न इसका पूछ लिया जाए, कोई बालक जो जोड़ बाकी गुणा भाग करना जानता है किंतु उसके पीछे छिपे नियमों का उसको ज्ञान नहीं होता है, इस अवस्था का संबंध किससे है? तो इस अवस्था का संबंध अंतरदर्शी या अंतर प्रज्ञान अवस्था से है। जोड़ बाकी गुणा भाग का ज्ञान है किंतु इसके पीछे छिपे नियमों का पता नहीं है, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? अर्थात जो लॉजिक है, लॉजिक का उसमें अभाव है, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? अंतर प्रज्ञान अवस्था से हो जाएगा। अब अपन देखते हैं स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चिंतन का आधार क्या हो जाएगा? भौतिक रूप से उपलब्ध वस्तुएं या घटनाएं, अर्थात उसका चिंतन जो है वो कैसा होगा? प्रत्यक्ष चिंतन, अर्थात कोई भौतिक रूप से जो घटनाएं या वस्तुएं उपलब्ध हैं, भौतिक रूप से कोई घटनाएं या वस्तुएं उपलब्ध हैं, जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं, बिल्कुल दिखाई दे रही है, जिसको हम देख सकते हैं, और वस्तुएं जिसके बारे में हम सवाल कर रहे हैं वो भी भौतिक रूप से उपलब्ध हैं, और घटनाएं जो भौतिक रूप से उपलब्ध है, उसी के बारे में वो चिंतन करता है, उसी के बारे में चिंतन करता है। चिंतन कैसा होगा? चिंतन कैसा होगा? मूर्त चिंतन। चिंतन कैसा होगा? मूर्त चिंतन। ठीक है। जहां अंतः प्रज्ञान में तर्क का अभाव था, वहीं स्थूल संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उसका जो चिंतन है वो तर्कपूर्ण चिंतन हो जाएगा। चिंतन कैसा हो जाएगा? तर्कपूर्ण चिंतन हो जाएगा। तर्कपूर्ण चिंतन कब होगा? जब वस्तुएं या घटनाएं भौतिक रूप से सामने उपलब्ध हो। चिंतन कैसा हो गया? तर्कपूर्ण चिंतन। अब उसका जो चिंतन है, उस चिंतन में जहां अंतः प्रज्ञान अवस्था में विलोमीयता का अभाव था, पलटा विगुण का अभाव था, संरक्षण का अभाव था, तार्किक गुणितता का अभाव था, वो सब यहाँ इस अवस्था में जो चिंतन करेगा उसमें उन सब का समावेश होगा। अर्थात 7 से 11 वर्ष के भीतर इसका जो टाइम पीरियड है 7 से 11, अवस्था कौन सी हो जाएगी? उत्तर बाल्यावस्था। ये 2 प्रश्न आप ध्यान रखें। ठीक है। अब 7 से 11 वर्ष का जो चिंतन है अंतः प्रज्ञान अवस्था से गुजर चुका है, जहां पे तर्कपूर्ण चिंतन का अभाव था। अब धीरे 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 उसके चिंतन में तर्क का समावेश होने लगेगा। धीरे धीरे उसके चिंतन में विलोमीयता अर्थात पलटा विगुण आने लगेगा। धीरे धीरे उसका जो चिंतन है उस संरक्षण को समझने लगेगा। धीरे धीरे उसका चिंतन जो है केंद्रीकरण की तरफ कम विकसित होगा, अर्थात उसके चिंतन में केंद्रीकरण की कमी आएगी और धीरे धीरे किस तरफ बढ़ेगा? विकेंद्रीकरण की तरफ बढ़ता जाएगा उसका चिंतन। ये हमें ध्यान रखना है। तो चिंतन कैसा? मूर्त चिंतन। चिंतन कैसा? तर्कपूर्ण चिंतन। चिंतन में क्या किसका समावेश होगा? उसका जो चिंतन है उसमें समावेश होगा विलोमीयता,
आपको समझा दिया मैंने पहले। उसके बाद तार्किक गुणितता और संरक्षण, विलोमीयता को पलटावी गुण भी कहते हैं, इन सब का समावेश होगा। अर्थात अब यदि हम बालक को पूछते हैं कि क्या पूछेंगे, भाई 2 गिलास लिए, एक ऊंचाई में अधिक एक चौड़ाई में अधिक है, उसको पूछा जाएगा, फटाक से जवाब दे देगा। उसको पूछा जाएगा भारत की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली किस देश की राजधानी है, भारत, बता देगा। मोहन की बहन का नाम सीता है, तो सीता के भाई का नाम क्या होगा, मोहन, ये बता देगा। विद्यालय से घर से विद्यालय 2 किलोमीटर दूर है, तो विद्यालय से घर कितना दूर होगा, 2 किलोमीटर, बता देगा। 2 पेनों का मूल्य 10 रुपए है, तो 10 रुपए हम कितने पेन खरीद सकते हैं, 2, बता देगा। इट मीन्स उसमें विलोमीयता का गुण है। अर्थात जोड़ बाकी गुणा भाग की जो क्रियाएं वो जानता था, अब उसके पीछे छिपे जो नियम है उनको भी वो जानने लगता है। ये कहलाता है तार्किक गुणितता। उसके पीछे छिपे नियमों को भी जानना, तार्किक गुणितता। लंबाई और चौड़ाई वाले 2 ग्लास, दोनों में दूध डाला, तो एक में ऊंचाई अधिक है, एक में चौड़ाई अधिक है, इस बात को जानने लगेगा, वो क्या कहलाएगा, तार्किक गुणितता। और संरक्षण, अर्थात किसी वस्तु के द्रव्यमान में या मात्रा में परिवर्तन किए बिना उस वस्तु के आकार, आकृति या उस वस्तु को टुकड़ों में हम बांट देते हैं, तो उससे उसके द्रव्यमान या मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह है संरक्षण। जैसे कोई आयताकार कोई टुकड़ा है, आयताकार कोई फ्रेम है, उसको हमने बराबर 4 भागों में बांट दिया, ठीक है, और एक फ्रेम को पूरा रखा, और उससे पूछा जाए क्या ये टुकड़े चारों और ये पूरा एक आयताकार टुकड़ा, ये चारों बराबर है मात्रा में, द्रव्यमान में बराबर है, मात्रा में बराबर है, तो उसका जवाब रहेगा हाँ, क्योंकि इनको जोड़ के वो देख लेगा, ठीक है। उसी तरीके से एक बेल्ट जो पड़ा है वो सीधा पड़ा है, और एक बेल्ट हमने राउंड में रखा है, दोनों बेल्ट उसको बता दिए पहले लंबाई में, फिर एक को हमने राउंड कर दिया, अब पूछते हैं दोनों में से कौन सा लंबा है, तो वो समझ जाएगा कि ये जो वस्तु है उसके बाह्य आकार स्वरूप में परिवर्तन कर दिया, उसका द्रव्यमान तो बदला नहीं, तो फटाक से बता देगा कि दोनों जो बेल्ट हैं दोनों लंबाई में बराबर है। यही चीज है विलोमीयता, तार्किक गुणितता और संरक्षण। ये संरक्षण है, ठीक है। वस्तु की मात्रा में परिवर्तन किए बिना बाह्य आकार, रंग रूप में जो परिवर्तन करते हैं उससे उसको समझ जाना चाहिए कि इसमें द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उसके बाहरी आकार और उसके आयतन में परिवर्तन हुआ है। तो स्थूल संक्रियात्मक या ठोस संक्रियात्मक अवस्था विकास की, बुद्धि के विकास की तीसरी अवस्था है। इसकी समयावधि 7 से 11 वर्ष, इसका संबंध उत्तर बाल्यावस्था से है, और इसमें चिंतन का आधार रहेगा भौतिक रूप से उपलब्ध वस्तुएं या घटनाएं। चिंतन कैसा रहेगा, मूर्त चिंतन, चिंतन तर्कपूर्ण चिंतन, और तर्कपूर्ण चिंतन में भी किन किन गुणों का समावेश रहेगा, विलोमीयता, तार्किक गुणितता और संरक्षण का समावेश रहेगा। ये हमें ध्यान रखना है। आगे और देखते हैं। अब जहां अंतः प्रज्ञान में जहां उससे पूछा जाए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, जो सामान्य सा अंतर करना है, कौन समान है कौन असमान, उसका जवाब तो वो दे सकता था वहां पे, कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन समान है कौन असमान है, उतना जवाब वो जो 4 से 7 वर्ष की अवस्था उसमें दे सकता है। किंतु अब उसका जो चिंतन है वो विकसित हो रहा है। अब कोई घटना उसके सामने घटित होती है प्रत्यक्ष रूप से, तो घटना के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखता है, घटना के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखता है। तो इससे उसमें और भी जो चीजें हैं, जैसे ये विलोमीयता, तार्किक गुणितता, संरक्षण और केंद्रीकरण की कमी जो आती है, तो उससे जैसे भार, द्रव्यमान, संख्या आदि से रिलेटेड बहुत सारी चीजों का विकास होता है। अन्य जो विशेषताएं, जैसे वर्गीकरण करना सीखता है, तो ठीक है। वर्गीकरण कैसे होगा, समान विशेषताओं के आधार पे अलग अलग बांटना, समान विशेषताओं के आधार पे, यानी बहुत सारी चीजों का समूह दे दिया आपको, यहाँ पे 10 जानवर दे दिए, जिसमें कुछ जानवर पालतू हैं और कुछ जंगली जानवर हैं। अब कहा गया इनका वर्गीकरण करो, तो आपने विशेषता क्या देखी, एक विशेषता देखी पालतू जानवर, दूसरी विशेषता देखी जंगली जानवर, तो आप वर्गीकरण कर दोगे, पालतू जानवर
और जंगली जानवर। और इन दोनों विशेषताओं के आधार पे आप लिख दोगे, इसमें जानवरों के नाम लिख दोगे, इसमें जानवरों के नाम जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, इस तरीके से इधर लिख दोगे आप शेर, चीता, ठीक है, शेर, चीता, खरगोश। तो ये हो गया वर्गीकरण। तो अब ये वस्तुओं, संख्याओं से संबंधित जो वर्गीकरण से रिलेटेड जो गुण है उसमें आ जाएगा। दूसरा अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे महीनों व दिनों के नाम लिखे हुए हैं, शामिल हैं, मिक्स में लिखे हुए हैं। अब उनसे कहेंगे कि इसका वर्गीकरण कीजिए, ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा। तो एक तरफ लिखेगा वो सप्ताह के दिनों के नाम, एक ये कर देगा, अर्थात दिनों के नाम के आधार पे विभाजन कर देगा विशेषता देखते हुए। दूसरे में लिखेगा महीनों के नाम, फिर इसमें दिनों के नाम, इसमें महीनों के नाम। ये कहलाता है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण का जो विकास होता है वो भी स्थूल संक्रियात्मक अवस्था में होता है। दूसरी विशेषता आती है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता भार, संख्या, द्रव्यमान से रिलेटेड बहुत सारे सवाल जब भी बनाते हम, तो उन सवालों को हल करते समय जो एक क्रमबद्धता होनी चाहिए, वो क्रमबद्धता भी उसमें होगी। क्रमबद्धता मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं अपन, आरोही, अवरोही। आरोही और अवरोही। क्रमबद्धता मतलब आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, और भी छोटे से बड़े क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में, यही हो गया आरोही और अवरोही। उसके बाद अपन देखें भार के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर उनका विभाजन करना। जैसे कुछ चीजें लिखी हुई है 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, इस तरीके से लिखी हुई है। तब इसको यदि हम कहेंगे कि भाई इसको आप आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो, छोटे से बड़े क्रम में लिखो या बड़े से छोटे क्रम में लिखो, इस तरीके से। फिर और भी क्रमबद्धता में जैसे अपन कह सकते हैं एक तरीके से, कोई चीज अपने सम और विषम संख्या लिखी, सम और विषम संख्या, जैसे 2, 4, 8, 3, 5, 7। अब इसको कहेंगे सम और विषम में क्रमबद्ध रूप से लिखो, तो 2, 4, 8 अलग लिखेगा, 3, 5, 7 अलग लिखेगा। ये कहलाता है क्रमबद्धता। कोई एक निश्चित पैटर्न का अनुकरण, छोटे से बड़े की तरफ कीजिए या बड़े से छोटे की तरफ कीजिए। अन्य चीजें जैसे सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, इस पे आधारित कोई सवाल किया तो उसमें भी छोटे बड़े का ध्यान रखना, आरोही अवरोही क्रमों का ध्यान रखते हुए उनको क्रमबद्ध करना। पूर्ण से सूक्ष्म, अपने पूर्ण से अंश की और अंश से पूर्ण की ओर, ठीक है। जैसे कोई आयताकार कोई चीजें अपने पास, कोई तो जैसे हम कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, गतिविधि आधारित, खेल खेल में सीखना, तो उसको बहुत सारी चीजें, जैसे बहुत बड़ा आयताकार एक प्लाई है सीखने के लिए। अब इसको टुकड़ों में पहले से ही बांटा गया है, 10 से 12 टुकड़े कर दिए गए और उससे कोई चित्र बन रहा है, उससे कोई चित्र बन रहा है। तो हमने क्या किया, एक पूर्ण चित्र था, उसको कई टुकड़ों में बांटा हुआ है, तो उसको फैला के रख दिया और उससे कहा कि भाई तू इनको जमा, इनको पूर्ण कर। तो इस तरीके से पूर्ण से अंश और अंश से पूर्ण, उसके जो चिंतन में पूर्ण से अंश और अंश से पूर्ण भी होगा, ये चीजें भी उसमें आएंगी। क्रमबद्धता भी आ गया, वर्गीकरण भी आ गया और संबंध भी आ गया। संबंध अर्थात कोई वस्तुएं दे रखी हैं, कोई अलग अलग विशेषताएं दे रखी हैं, उनमें संबंध स्थापित करना। जैसे दे रखा है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इसमें संबंध स्थापित कर देगा वो। दिन, महीने, साल, इसमें संबंध स्थापित कर देगा। भाई दिनों से क्या बनता है, महीने, महीनों से क्या बनता है, साल बनता है। सेंटीमीटर से क्या बनता है, मीटर, मीटर से क्या बनता है, किलोमीटर। तो इस तरीके से उसके चिंतन में वर्गीकरण, उसके चिंतन में क्रमबद्धता, उसके चिंतन में पूर्ण से अंश और अंश से पूर्ण की ओर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होगा और संबंध भी क्लियर होगा। किसमें होगा, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था में। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन,
क्रमबद्धता, इसको कहते हैं ग्रेजुअलिटी, क्रमबद्धता। फिर आ गया पूर्ण से अंश, अंश से पूर्ण, ये ध्यान रखना आपको। चौथा आ गया संबंध, रिलेशनशिप। ठीक है, इन सब गुणों का विकास भी स्थूल संक्रियात्मक अवस्था में होगा। और ये सब चीजें कब कर पा रहा है? जब उसके चिंतन में क्या है? उसके चिंतन में तर्क है, उसके चिंतन में विलोमीयता है। उसके चिंतन में तर्क, विलोमीयता और संरक्षण, ये तीनों चीजें तब जाके वो कर पा रहा है। किंतु कब करेगा? जब ये सब घटनाएं, जब ये सब वस्तुएं, ये सब उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से होंगी, तभी वो वर्गीकरण कर पाएगा, तभी क्रमबद्धता हो पाएगी, तभी वो संबंध स्थापित कर पाएगा, तभी पूर्ण से अंश, अंश से पूर्ण की ओर जा पाएगा, विलोमीयता, तार्किक गुणितता, संरक्षण, इन सब चीजों को तब ध्यान में रख पाएगा जब वो उसके सामने यथार्थ रूप में, भौतिक रूप में विद्यमान होगी, तब, है ना। ये हमें ध्यान रखना है। जैसे उससे पूछ लिया गया कि एक त्रिभुज का निर्माण कीजिए जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, चूंकि बी जो है वो समकोण है। अब ये क्या किया हमने? भौतिक रूप में तो उपलब्ध ही नहीं। ये सवाल जो मैंने आपसे किया हड़बड़ा जाएगा, वो इसको नहीं कर पाएगा। हाँ, यदि उसको इस तरीके से हम एक त्रिभुज बना के दे दें, फिर ये ए बी, सॉरी ये बी, ये ए और ये सी, फिर उससे कुछ प्रश्न किया जाए, अब उसको कहें कि तो इस तरीके से भाई जो ए बी है वो 5 सेंटीमीटर है, बी समकोण है, या सी बी सी जो है 6 सेंटीमीटर है, ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए, तो कर सकता है। किंतु जब मूर्त में यही है कि वो भौतिक रूप में वो वस्तु या घटना जिसके संबंध में चिंतन करना है, जो समस्या भौतिक रूप में होनी चाहिए, तो ही वो उसको क्लियर कर पाता है। तो ये कहलाती स्थूल संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इस अवस्था में जो एक माइनस या इसका नेगेटिव पॉइंट जो देखे तो यही है कि इस अवस्था में, अर्थात ये सब क्रियाएं या इसका जो तर्कपूर्ण चिंतन है वो केवल मूर्त या भौतिक घटनाओं पर आधारित होता है। अमूर्त कोई समस्या है, अमूर्त कोई घटनाएं हैं, उसमें वो चिंतन नहीं कर सकता, उसकी कल्पना नहीं कर सकता, अर्थात कल्पना का अभाव है। अभी तक एक्चुअल में जो चीजें उसके सामने है उसी के आधार पे वो उसको क्लियर कर रहा है। ये चीजें आपको समझनी है। मूर्त चिंतन है, अमूर्त का अभाव है। ठीक है, ये तीसरी अवस्था होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अब अपन चौथी अवस्था जो है उसको देखते हैं। चौथी अवस्था कौन सी हो जाएगी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। पहला प्रश्न, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित विकास की चौथी अवस्था की समयावधि क्या है? 11 से 15 वर्ष। दूसरा, इस अवस्था का संबंध किस अवस्था से होगा? विकास की किस अवस्था से होगा? तो इसको अपन कह सकते हैं प्रारंभिक किशोरावस्था से इसका संबंध होगा। अब देखो, इससे पहले जो उसका चिंतन था वो कैसा था? मूर्त चिंतन था। उस मूर्त चिंतन में तर्क भी था, विलोमीयता, संरक्षण, तार्किक गुणितता और अन्य जो गुण होने चाहिए वो सब थे। ठीक है, अब इस अवस्था में जो उसका चिंतन होगा वो चिंतन होगा अमूर्त चिंतन। अर्थात अब यदि वस्तुएं उसके सामने, भौतिक घटनाएं या वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध नहीं है, अर्थात अब जो वस्तुएं और जो घटनाएं हैं वो प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध नहीं होकर के शब्दों और संकेतों के रूप में विद्यमान होती हैं। अर्थात अब जो समस्याएं जो हैं, जिसका समाधान, जिसके बारे में उसको चिंतन करना है, वो उसको किस रूप में मिलेंगी? शब्दों के रूप में मिलेंगी, संकेतों के रूप में मिलेंगी। शब्दों और संकेतों के रूप में उसको समस्याएं मिलेंगी। अर्थात अमूर्त चिंतन। कौन सा चिंतन होगा?
अब उसका चिंतन जो है वो अमूर्त है। वस्तुएं घटनाएं उसके सामने उपलब्ध नहीं है और वस्तुएं और घटनाएं जो है वो शब्दों और संकेतों के रूप में है। अर्थात जो समस्या है जिसके बारे में उसको चिंतन करना है, वो समस्या किस रूप में उपलब्ध होती है? संकेतों, शब्दों के रूप में। ठीक है, संकेतों और शब्दों के रूप में वो समस्या आएगी उसके सामने और फिर उस पर वो चिंतन करता है। तो चिंतन कैसा हो गया? अमूर्त चिंतन। और वो चिंतन जो है वो अधिक तर्कपूर्ण हो जाएगा, अधिक तर्कपूर्ण। अर्थात 7 से 11 वर्ष की अवस्था में जो चिंतन है वो पूर्णतः क्रमबद्ध चिंतन नहीं होता है, पूर्णतः क्रमबद्ध चिंतन नहीं होता है। पूर्णतः क्रमबद्ध चिंतन जो विकसित होगा वो इस अवस्था में ही विकसित होगा। तो अमूर्त चिंतन हो गया। चिंतन कैसा हो गया? अधिक तर्कपूर्ण। और दूसरा, इसमें इस अवस्था का जो चिंतन होगा उसमें आदर्शवाद भी होगा। उसका जो चिंतन है वो अमूर्त, अधिक तर्कपूर्ण और आदर्शवादी होता है। यह हमें ध्यान रखना। पहली विशेषता इस अवस्था की कि इस अवस्था में जो चिंतन है वो अमूर्त, अधिक तर्कपूर्ण और आदर्शवादी होगा। समस्या संकेतों और शब्दों के रूप में होगी, भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं होगी। यहाँ पे बालक जो है अपनी विशेषताएं जो हैं वो कुछ अन्य जो बालक है उनकी विशेषताओं से भी उसकी तुलना करना सीख जाता है। फिर उसके बाद उसके सामने बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे एक आदर्श माता पिता कैसे होने चाहिए, उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए, उनके मानकों का निर्धारण करता है। फिर उन मानकों के आधार पे क्या करेगा? अपने माँ बाप को भी उन मानकों के आधार पर देखना चाहेगा। इस तरीके से वो कल्पना, अर्थात अब उसके जो चिंतन है उस चिंतन में क्या आ जाएगा? कल्पना भी आ जाएगी। उसके चिंतन में कल्पना भी आ जाएगी। चिंतन अमूर्त होगा, अधिक तर्कपूर्ण होगा, आदर्शवादी होगा और कल्पना भी होगी। अब वो समस्या के विभिन्न आयामों, विभिन्न एकांशों, विभिन्न वस्तु, मतलब उस समस्या से रिलेटेड विभिन्न घटनाओं के बारे में देखेगा। जहां इससे पहले क्या था, वो संक्रियात्मक अवस्था में क्या था? पूर्व संक्रियात्मक केवल किसी एक विशेषता को देख रहा था। फिर थोड़ा उसका चिंतन विकसित होता है, फिर पलटावी गुण और वो सब उसमें आते हैं, तार्किक गुणिता, पलटावी गुण, संरक्षण सब आता है। फिर यहाँ पे क्या होगा कि उस समस्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हुए, विभिन्न तत्वों का अध्ययन करते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है और बहुत ही गहराई के साथ सोचता है, बहुत ही गहराई के साथ सोचता है। चीजें वैसी हैं तो क्यों हैं, उनका वैसा होना ही क्या कारण है? आकाश नीला है तो क्यों है, और नीला है क्यों है, और उस क्यों के पीछे भी ऐसा ही क्यों हुआ? ऐसा अमूर्त चिंतन जिसमें कल्पना भी शामिल हो जाती है। जैसे अपने माँ बाप, आदर्श माता पिता की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, बहुत सी चीजें। अब उसका जो चिंतन है वो वाइड हो रहा है, कुल मिला के उसमें ये सब बातों का समावेश होगा। इतना हमें ध्यान रखना है। और इसको कुछ 2-3 उदाहरणों से अपन समझ लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। अब यदि उससे कहा जाए कि सिद्ध कीजिए कि 2 समकोण त्रिभुजों का योग एक आयत के बराबर होता है ना। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें ए बी की लंबाई या ऊंचाई ये है 5 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है। फिर उसमें एक कर्ण ए से सी की तरफ खींचिए जो इतना है। तो इस तरीके से अब जो उसका जो चिंतन होगा, उसके सामने जो समस्याएं होंगी वो संकेत और शब्दों के रूप में होंगी। जैसे एक उदाहरण अपन ने कौन सा लिया था कि दो समकोण त्रिभुजों का योग एक आयत के बराबर होता है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर, आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, अर्थात त्रिकोणमिति। सीधा इसमें जाना आपने को, त्रिकोणमिति। दूसरा, कविता की रचना। साहित्य के दृष्टिकोण से देखें
तो कविता या कहानियों की रचनाएं वो भी इसी में आएंगी। त्रिकोणमिति से जुड़े हुए सवाल इसी में आएंगे। भूगोल से जुड़े हुए, नक्शे से रिलेटेड, भारत का नक्शा दिया उसको, उसमें विभिन्न स्थानों को चिन्हित करने का काम दिया, वो भी इसी में आएगा। तो अब उसका चिंतन बहुत वाइड हो जाता है, अमूर्त हो जाता है, अधिक तर्कपूर्ण हो जाता है, आदर्शवादी हो जाता है, और उसमें कल्पना भी आ जाती है। यह हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है। समस्या संकेत और शब्दों के रूप में होती है। ये 2-3 उदाहरण त्रिकोणमिति से रिलेटेड, भूगोल से रिलेटेड, साहित्य से रिलेटेड, ये सब उसमें आ जाएगा। ये सब उदाहरण इसी में आएंगे, इसी अवस्था में। ठीक है। तो अब एक प्रश्न यहाँ पे जो बनता है, तो ये उसका जो चिंतन है, जिसमें तर्क भी है, आदर्श भी है, कल्पना भी है, अमूर्त चिंतन भी है, तो इस पूरे को एक नाम दिया है। वो नाम क्या दिया है? पियाजे ने क्या कहा? परिकल्पनात्मक। समझना, परिकल्पनात्मक। परिकल्पनाएं बनाता है समस्या समाधान की, हाइपोथेसिस। परिकल्पनात्मक पहला शब्द, फिर लिखा निगमनात्मक, तर्कणा। इस अवस्था को क्या नाम दिया? इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या बताई? मुख्य विशेषता कि इसमें उसका जो चिंतन होता है, उसका जो विचार होता है, उसकी जो सोच होती है, उसका जो चिंतन है, वो कैसा हो जाता है? परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक, तर्कणा पूर्ण हो जाता है। परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक, तर्कणा पूर्ण हो जाता है। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है और कई बार पूछा जा चुका है। ये शब्द आप समझे, परिकल्पनात्मक, ये कल्पना, अलग अलग कल्पनाएं करना। यदि ऐसा इसके स्थान पे ये होगा तो क्या होगा? इसके स्थान पे ये होगा तो क्या होगा? मोहन का, जैसे सोहन मोहन से बड़ा है, मोहन से बड़ा रोहन है, रोहन राकेश से छोटा है, इस तरीके से। अर्थात अब मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, वो सब सवाल इसी अवस्था में वो कर सकता है। उसका विकास, मानसिक विकास इतना हो जाता है। तो इसी को क्या कहा? परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक, तर्कणा। निगमन, निगमन का मतलब क्या हो जाएगा? कोई आपने उसको दे दिया, कोई प्रमेय दे दी, कोई नियम दे दिया, सिद्धांत दे दिया, और इसका सामान्यकरण किया, उसको जस्टिफाई करो, तो उसको जस्टिफाई करेगा। जैसे इंग्लिश में, गणित में दे दिया a+b का होल स्क्वायर, इसको जस्टिफाई करेगा। ठीक है। तो परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक। निगमन का मतलब वही होता है नियम से उदाहरण की तरफ बढ़ना, सामान्यकरण की तरफ बढ़ना। तो हाइपोथेसिस इसको कहते हैं, हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस डिडक्टिव, हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता। इस चिंतन में आदर्शवाद भी है, ये ध्यान रखें। यह हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है। हाइपोथेसिस, डिडक्टिव रीजनिंग, परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक, तर्कणा किस अवस्था की विशेषता होगी? यह किसकी विशेषता है? ये चौथी जो अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, उसकी यह विशेषता होगी। यह हमें ध्यान रखना है। परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक, तर्कणा किस अवस्था की विशेषता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। इसमें गणितीय सवाल और जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं, जो मेंटल एबिलिटी अपन कहते हैं, मानसिक अभियोग्यता से जुड़े हुए सभी सवाल इसमें आ जाएंगे। जो भौतिक रूप से हमारे सामने कोई वस्तु या घटना, कोई समस्या उपलब्ध नहीं है, केवल शब्दों और संकेतों में है। यह हमें ध्यान रखना है। ये इस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होगी। अब जीन पियाजे ने ये जो संज्ञान है, इस संज्ञान या ज्ञान या मानसिक विकास के लिए दो बातें मुख्य मानी है। अर्थात एक बालक का संज्ञान, ज्ञान या मानसिक विकास कब होगा, तो उसके दो आधार बताए हैं। पहला जो बताया है, जैविक परिपक्वता, अर्थात ये स्टेप बाय स्टेप बालक में जो मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं
जैविक परिपक्वता के आधार पर होता है। अर्थात बालक जैसे जैसे मैच्योरेशन उसका होगा, जैसे जैसे परिपक्व होता जाएगा, वैसे वैसे ही इनका विकास होगा। और दूसरा जो आधार माना वो माना अनुभव, एक्सपीरियंसेस। अर्थात बालक जितना अनुभव करेगा उतना वो सीखेगा। EXPERIENC है ना। तो बालक जितना अनुभव करेगा उतना उन अनुभवों को संग्रह करते हुए आगे बढ़ेगा, जिससे उसको नवीन ज्ञान प्राप्त करने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो संज्ञान ज्ञान या मानसिक विकास के लिए दो महत्वपूर्ण बातों पर बल दिया था कि ये दो बातें अवश्य होनी चाहिए, तो ही किसी बालक का संज्ञानात्मक मानसिक विकास हो सकता है। जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, और दूसरा है अनुभव। ये आप मुख्य रूप से ये दो बातें नोट करें। अब इस अवस्था में उनका जो चिंतन होता है ना, वो एक तो फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होगा, प्रभावी होगा, वास्तविकता और वस्तुनिष्ठता के बहुत करीब होगा। उसके चिंतन में ये विशेषताएं भी होंगी। चिंतन लचीला होगा, प्रभावी होगा, वास्तविकता से जुड़ा हुआ होगा और उसमें वस्तुनिष्ठता भी होगी। और महत्वपूर्ण विशेषता जो मैं ध्यान से निकल रही थी मेरे, विकेंद्रीकरण। अब उसके चिंतन का क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकरण। अर्थात इस अवस्था में आते आते केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है चिंतन की, वो खत्म हो जाती है और विकेंद्रीकरण का विकास, विकेंद्रीकरण का पूर्णतः विकास होता है। तो इस तरीके से विद्यार्थी, मैंने आपको जीन पियाजे की जो महत्वपूर्ण 4 अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास की बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि जीन पियाजे 3 से 4 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे और लगभग हमने पूछे जाने वाले हर बिंदु को हमने इन दोनों वीडियो में कवर कर लिया है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, वंदे मातरम।